देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स की है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज स्कैर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल। अब यहाँ पर 3 वर्ड जो है ये बड़े कमाल के हैं। पहला है यूज़, दूसरा है प्रोड्यूस, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूट। अब हमें यूज़ क्या करना है? यूज़ करना है स्कैर्स रिसोर्सेज, मतलब जो कम रिसोर्सेज है वो हम यूज़ करते हैं। अब वो यूज़ करके क्या करते हैं? हम प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस क्या करते हैं? वैल्यूएबल कमोडिटीज़ जो है प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वो कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करने के बाद क्या करते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब सबसे पहला वर्ड क्या है? यूज़। यूज़ क्या करते हैं हम? जैसे कि स्कैर रिसोर्सेज, जैसे हम क्रूड ऑयल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब क्रूड ऑयल इस्तेमाल करके क्या करते हैं? हम उसका पेट्रोल बनाते हैं, बराबर है। पेट्रोल क्या है? एक वैल्यूएबल कमोडिटी है, वो हम प्रोड्यूस करते हैं। अब वैल्यूएबल कमोडिटी पेट्रोल प्रोड्यूस करके हम क्या करते हैं? पेट्रोल का क्या करते हैं? हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में, डिफरेंट पीपल में। तो ये जो है ये हो गई पहली डेफिनेशन। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है सिर्फ, यूज़, प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट। अब ये जो डेफिनेशंस है ये आप मेंस का जो पेपर होता है तो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप ये घुसेड़ सकते हो, जिसमें आप ये मतलब पेज दे सकते हो कि ये डेफिनेशन जो है मैं लिख दूंगा, तो उस तरीके से आप कर सकते हो, तो उससे अच्छा ही इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद आते हैं हम दूसरे डेफिनेशन पर। अब उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कैर्स रिसोर्सेज क्या है। तो स्कैर्स रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि जो कम रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो हमें क्या करने चाहिए? वो हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए क्या? तो नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि वो खत्म हो सकते हैं। अगर खत्म हो जाएंगे तो क्या? अगर ये क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा तो हम पेट्रोल नहीं बना पाएंगे, गाड़ियाँ कैसे चलेगी? फिर उसका हम सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। तो उसी तरीके से ये जो रिसोर्सेज है हमें इफिशिएंटली यूज़ करने चाहिए, जिससे कि ये खत्म ना हो, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छे से रहे। तो इस तरीके से हमें इस्तेमाल करने चाहिए। अब आते हैं दूसरे डेफिनेशन पर। इकोनॉमिक स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, फर्म्स, governments and other organizations within our society make choices and how these choices determine a society's use of its resources। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ आ रही है? यहाँ पर जो अलग अलग फर्म्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट्स हो गए या फिर इंडिविजुअल मतलब आप और मैं हो गए, तो इनके चॉइसेस की यहाँ पर बात आ रही है कि ये जो हम लोग हैं, मतलब हम इंडिविजुअल हो गए या फिर गवर्नमेंट हो गए, ये किस तरीके से अपनी चॉइसेस बनाते हैं। अब चॉइसेस किसके लिए? जो ये रिसोर्सेस है वो किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब ये डेफिनेशन अच्छे से गहराई में समझने के पहले हमें 2 वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है नीड, दूसरा है वांट। अब नीड और वांट में क्या फ़र्क होता है? तो देखिए, आपको पानी जो है वो पीना है, ड्रिंकिंग वाटर ये आपकी नीड है, क्योंकि इसके बिना आप जिंदा नहीं रहोगे। तो ड्रिंकिंग वाटर क्या है? ये आपकी नीड है, आपको पीना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मुझे पेट्रोल पीना है, तो ये आपका शौक हो सकता है, आपका वांट हो सकता है। ये किसी की भी नीड नहीं हो सकती कि मुझे पेट्रोल पीना है, बराबर है। तो ये हो गया वांट। अब नीड और वांट में आपको फ़र्क समझ में आ गया। नीड मतलब क्या है कि आपकी नीड है, इसके बिना आप नहीं रह सकते हो। वांट मतलब क्या है? उसके बिना आप रह सकते हो, लेकिन वो आपको चाहिए शौकिया तौर पर। तो इस तरीके से 2 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्या होगा? अब हम आते हैं जो स्कैर्स रिसोर्सेस होते हैं उन पर। अब ये जो स्कैर्स रिसोर्सेस है, जितनी आपको नीड है उतना अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको 2 बैरल लगते हैं उतना आप इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप वांट के तौर पर इस्तेमाल करते हो, अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो पेट्रोल पीना ही है, इतना मुझे क्रूड ऑयल चाहिए कि मैं पेट्रोल पी सकूं, तो ये क्या हो गया? ये आपकी वांट हो गई। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको चॉइस बनाना है कि कितना आपको रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल करने हैं, ताकि आपकी नीड जो है वो फुलफिल तो हो जाए लेकिन वांट तक वो ना पहुँच पाए। तो ये हो गया जो इंडिविजुअल, फर्म्स, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किस तरीके से चॉइस बनाते हैं और किस तरीके से जो चॉइसेस है वो डिटरमाइन करती है सोसाइटीज़ यूज़ ऑफ इट्स रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज जो है कितना हमें इस्तेमाल करना है, कितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर, मतलब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, हम इस पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैनकाइंड। अब ये बेसिकली क्या है? तो जैसे आप देखिए, जो पॉलिटिकल है, ठीक है, जो पॉलिटिकल चीज़ें होती है वो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। जो सोशल चीज़ें होती है वो हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती है वो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब क्या है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, बराबर है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो क्या होती है? तो वो होती है जैसे प्रॉफिट लॉस, लाइवलीहुड किस तरीके से रहेगा, ऑक्यूपेशन किस तरीके से रहेगा, वेजेस, एम्प्लॉयमेंट, जो भी पैसे से रिलेटेड चीज़ें होती है वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें होगी वो रहेगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो मैनकाइंड का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है ये हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, जिस तरीके से पॉलिटिकल हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में एंड सो ऑन। अब उसके बाद कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो फ्यूल गजलिंग स्पोर्ट्स कार इस्तेमाल करते हैं,
क्यों कुछ लोग जो है वो गरीब के गरीब रह जाते हैं, क्यों कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ों का स्टडी करना। अब जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा जो टैक्स जो होता है, मतलब जो इनकम टैक्स होता है, वो अगर उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो आपका इनकम टैक्स जो है वो आना कम हो जाएगा। ये क्यों होता है? ये जो कर्व्स है, ये सारे हम लैफर कर्व हो गए, ये सारे जो कर्व्स है ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये सब क्यों होता है, किस तरीके से होता है, ये जो स्टडी है ये हो गई इकोनॉमी की स्टडी। जैसे कि मोदी जी जो है उन्होंने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया, तो ये भी काय में आएगा, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा, बराबर है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्टडी करना, इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। अब उसके बाद सबसे मेन चीज़ आती है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फ़र्क है। अब देखिए हम कितना स्पेसिफिक जा रहे हैं, यहाँ पर आपको पकड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कितना स्पेसिफिक जा रहे हैं हम इकोनॉमी इकोनॉमिक्स ये इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फ़र्क है। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फ़र्क है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तब हम जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी की जो भी हालचाल होते हैं वो सारे अच्छे से पकड़ पाएंगे, अगर हम ये बेसिक जो चीज़ें होती है अच्छे से पकड़ लिए तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फ़र्क है? रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी सिंपली इज़ दैट ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिस। मतलब क्या है, जो इकोनॉमिक्स है वो होती है थियरी और जो इकोनॉमी है वो होता है प्रैक्टिकल। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब कोई यहाँ पर इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने यहाँ पर मोदी जी को थियरी पार्ट में समझाने की कोशिश की कि आपको 1500 की नोट दिखाई दे रही है। मतलब क्या है, इसके बारे में आप बता रहा है मोदी जी को, जो इकोनॉमिस्ट है वो, कि 1500 की नोटों के बारे में बता रहा होगा, ये सब चीज़ें, मतलब थियरी में ये सारी चीज़ें बता रहा है कि डिमोनेटाइजेशन अगर हम करते हैं तो ये चीज़ें हो सकती है, ये चीज़ें हो सकती है। क्या हो गई? ये थियरी हो गई। मतलब क्या है, ये इकोनॉमिक्स, मतलब जो एक्सपर्ट है यहाँ पर, जो इकोनॉमिस्ट है वो इकोनॉमिक्स यहाँ पर समझा रहे हैं मोदी जी को। और मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी सीधे बोलते हैं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो बंद करो 1500। तो यहाँ पर मोदी जी ने क्या कर दिया? मोदी जी ने यहाँ पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर दिया। मतलब यहाँ पर मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने यहाँ पर इकोनॉमी कर दी, बराबर है, मतलब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो गया उसका। मतलब थियरी जो इकोनॉमिक्स थी उसका यहाँ पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होता है, उसको हम कहते हैं इकोनॉमी। यहाँ पर जो एक्सपर्ट थे वो पूरे बंद थोड़ी करना था, मैं तो सिर्फ बता रहा था दिखाई दे रही है क्या। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फ़र्क है। इकोनॉमी जो होती है वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होता है, जो थियरी है मतलब जो इकोनॉमिक्स है उसका। अब हम इसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमिक्स विल कम आउट व्हेन थियरीज ऑफ मार्केट, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा एंड एन इकोनॉमी इन रियल पिक्चर ऑफ द थिंग्स विच इमर्ज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दोज थियरीज। जैसे मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक्स क्या है? वो थियरीज है मार्केट की, एम्प्लॉयमेंट की, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस तरीके से हो सकता है, मार्केट जो है वो स्टेबलाइज इस तरीके से हो सकता है। और फिर ये जो पिक्चर है इसका हम जब अप्लीकेशन करते हैं, ये जो थियरी है इसका हम अप्लीकेशन करते हैं ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ सके, जो मार्केट है वो स्टेबलाइज हो सके, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमी। तो ये फ़र्क हो गया इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में। अब जो कंट्रीज़ होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड माइट बी फेसिंग सम कॉमन इकोनॉमिक चैलेंजेस, एट द सेम टाइम दे माइट बी फेसिंग सम हाईली स्पेसिफिक चैलेंजेस। मतलब क्या है कि हो सकता है कि कुछ कंट्रीज़, मतलब जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ है वो सेम जो चैलेंजेस है वो फेस कर रहे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स कुछ फेस कर रहे हों। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊँ तो हो सकता है कि पूरा, मतलब जितना भी वर्ल्ड है, जितनी भी कंट्रीज़ है, वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो चैलेंजेस सारी कंट्रीज़ फेस कर रही हो, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है सारी कंट्रीज़ में। और हो सकता है कि जो तेल के दाम है वो स्पेसिफिक हो सकता है कि इंडिया में तेल के दाम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन ईरान में नहीं है, सऊदी अरेबिया में तेल के रेट जो है बहुत कम है। तो ये क्या हो गया, जो ऑयल का रेट है ये स्पेसिफिक चैलेंज हो गया, ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो गया। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये सारी कंट्रीज फेस कर रही है। मतलब क्या हो गया, ये कॉमन इकोनॉमिक चैलेंज हो गया। तो ये फ़र्क है, कंट्रीज जो है वो कॉमन इकोनॉमिक चैलेंजेस भी फेस कर सकती है, या फिर एट द सेम टाइम कुछ हाईली स्पेसिफिक चैलेंजेस भी फेस कर सकती है। तो ये डिफरेंस भी आपको पता चल गया। It depends upon the choice of countries as to which set of principles and theories they select for solving their economic challenges. अब यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ होती है इन पर डिपेंड होता है। अब देखिए, अगर कोई कंट्री है, अगर वो कंट्री पोल्यूशन को फेस कर रही थी, ठीक है, पोल्यूशन फेस कर रही थी, और वो कंट्री ने ऑड इवन का रूल लेकर आ गई। अब वही चैलेंज अगर इंडिया फेस कर रहा है, तो इंडिया क्या करेगा? हो सकता है कि वो अपना कुछ रूल लेकर आ जाए, या फिर हो सकता है कि वो कंट्री जो है उसका हम यहाँ पर सेट जो है, मतलब ऑड इवन रूल जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट कर ले। हो सकता है जो जीएसटी है उससे बाकी कंट्रीज़ का बहुत अच्छा हुआ है, तो हम इंडिया में भी उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये चॉइस होती है हर कंट्री की, कौन से सेट को वो अपनाना चाहता है, कौन सी थियरी को वो अपनाना चाहता है, कौन से इकोनॉमिक्स को वो इकोनॉमी में तब्दील करना चाहता है, मतलब कौन से इकोनॉमिक्स को, मतलब थियरी को वो प्रैक्टिकल रूप में, मतलब इकोनॉमी में तब्दील करना चाहता है। अब जो कंट्री सेम प्रॉब्लम फेस कर रही है वो सेम रेमेडी अगर यहाँ पर इस्तेमाल करती है,
ठीक है, मतलब अगर पोल्यूशन का प्रॉब्लम जो है वो हर जगह चल रहा है, सबने ऑड इवन रूल जो है वो लगा दिया, तो यहाँ पर सबको सेम रिजल्ट मिल सकता है क्या? तो नहीं मिल सकता है। मतलब मेनी कंट्रीज सिलेक्टिंग द सेम रेमेडी एंड टूल्स टू फाइट द सेम प्रॉब्लम माइट हैव सिमिलर और डिसिमिलर रिजल्ट्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। मतलब हो सकता है कि कोई कंट्री को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए ऑड इवन रूल लगाने का, कोई कंट्री को फायदा ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर जीएसटी इंप्लीमेंट करते हैं तो जीएसटी जो है वो अगर हम लागू करते हैं तो कोई कंट्री को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, कोई कंट्री को फायदा ही नहीं हो सकता है। या फिर हम जब ईवीएम मशीन जो है वो कोई कंट्री इस्तेमाल कर रही है, कोई कंट्री इस्तेमाल नहीं कर रही है, लेकिन अगर सारी कंट्रीज इस्तेमाल करें तो हो सकता है किसी कंट्री को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, किसी कंट्री को रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये जो है ये वैरी हो सकता है। तो ये वैरी क्यों होता है? वाई डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट सोल्यूशंस। उनके डिफरेंट सोल्यूशंस क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा फैक्टर्स यहाँ पर प्ले करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो फेस करती है, इकोनॉमिक बिहेवियर जो है वो डिपेंड होता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में। अभी जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए आता है लेवल एंड क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो किस तरीके के हैं। जैसे भारत जो है वहाँ पर ऑयल के रिजर्व्स इतने ज़्यादा नहीं है जितने सऊदी अरेबिया में है, तो इसलिए ऑयल प्राइसेस जो है ये बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करेगा इंडिया। तो ये क्यों है? क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज के जो यहाँ पर चीज़ें हैं, क्वालिटी है, लेवल है, वो कम है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्री मतलब सऊदी अरेबिया। तो इसलिए यहाँ पर ये जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लेवल एंड क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद दूसरा क्या आता है? क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी यहाँ पर किस तरीके की है, कितने अच्छे स्किल्ड लेबर्स यहाँ पर आते हैं। अब जैसे हम इकोनॉमिक सर्वे अगर पिछले साल का देखते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे में भी क्या था कि जो चाइना है वो स्किल्ड लेबर जो है उनका वो उनकी एज होती जा रही है, मतलब एज हो रही है तो वो ज़्यादा पैसा मांगेंगे, इसलिए हमारे जो लेबर्स हैं उनको बहुत अच्छा यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर आगे आए और एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा जनरेट हो सकता है। लेकिन फिर भी जो अपैरल वगैरह हैं उसमें इंडोनेशिया ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने बाजी मार ली। तो ये हमें देखने को मिलता है क्वांटिटी और क्वालिटी किस तरीके की ह्यूमन रिसोर्सेज की। उसके बाद सोशल पॉलिटिकल जो मिलेनिया होता है, उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरीके का है, तो यहाँ पर ऑड इवन रूल जो है वो लगा दे सकते हैं। या फिर जो पॉलिटिकल जो चीज़ें होती है वो भी किस तरीके की है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरीके का है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर प्ले करती है। तो मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट सॉल्यूशंस क्यों होते हैं। तो ये सारे रीजंस यहाँ पर निकल कर आते हैं। अब आपको फोटोज़ के जरिए आसानी से याद हो गए होंगे, इसलिए अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होती है, इसलिए जो सॉल्यूशंस भी होते हैं ये अलग अलग होते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए। सारी कंट्रीज जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है, सारी कंट्रीज जो है वो ईवीएम नहीं ला सकती है, क्योंकि उनके जो चीज़ें हैं जैसे लेवल क्वालिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, सोशो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये सब अलग अलग होता है, इसलिए उनके डिफरेंट सॉल्यूशंस रहेंगे। व्हाट इज़ द रियल पर्पस ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर हम आते हैं रियल पर्पस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये क्या मतलब है इसका, क्या आगे काम आने वाला है। जैसे जो भी इंजीनियरिंग करते हैं उनके दिमाग में ये बात आती है कि जो मैथ्स हम पढ़ रहे हैं आगे क्या काम आने वाला है, जो M1 M2 M3 M4 पढ़ रहे हैं आगे क्या काम आने वाला है। उस तरीके से ये जो इकोनॉमिक्स है इसका क्या आगे काम आने वाला है। द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, इंप्रूविंग लिविंग कंडीशंस ऑफ द ह्यूमैनिटी। अब देखिए इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी और पॉलिटी ये इंटरलिंक्ड है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स होता है ये इकोनॉमी के बेस पर काम करता है और इकोनॉमी जो है वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। इसका मतलब क्या है, दोनों इंटरलिंक्ड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के बेस पर हम देखते हैं जी कंट्री जो है सुपर पावर है या नहीं है, और जो सुपर पावर होती है तो पॉलिटिक्स अपने आप सुपर हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों इंटरलिंक्ड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पॉलिटी जो कोर्सेस है वो भी मिस मत कीजिए। तो बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, इंप्रूविंग लिविंग कंडीशंस ऑफ द ह्यूमैनिटी। अब उसी के साथ साथ चैलेंजेस क्या है इसके, तो पहला आता है मेन चैलेंज ऑफ एनी इकोनॉमी इज टू फुलफिल द नीड ऑफ इट्स पॉपुलेशन। अब सबसे पहला चैलेंज क्या है कि जो यहाँ पर लोग हैं उनकी जो नीड्स है, नीड्स फुलफिल होना चाहिए। यहाँ पर वांट की बात नहीं आ रही है, यहाँ पर नीड की बात आ रही है। जो नीड्स है वो फुलफिल होना चाहिए, मतलब जो पानी है वो तो लोगों को मिलना ही चाहिए। फिर वो पेट्रोल पीना नहीं पीना वो वांट की बात हो गई, लेकिन जो पानी है वो तो मिलना ही चाहिए लोगों को, इसलिए जो नीड्स है वो पॉपुलेशन की वो फुलफिल होना ही चाहिए। उसके बाद एवरी पॉपुलेशन नीड्स टू बी सप्लाइड विद सम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इट्स सर्वाइवल एंड वेल बीइंग। यहाँ भी वही आ रहा है कि नीड की बात हो रही है। जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है सर्वाइवल के लिए, वो उन्हें मिलनी चाहिए। तब हम बोलेंगे गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, अगर जो गरीब इंसान है उसको खाने को अनाज नहीं मिलता है, तो फिर हम कहेंगे कि फेलियर हो गया है, इकोनॉमी जो है वो अनस्टेबल हो रही है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रही है, ऐसा हम कहेंगे। इसलिए जो मेन चैलेंज है वो क्या है, जो नीड्स है, गुड्स एंड सर्विसेज है, वो यहाँ पर प्रोवाइड होने चाहिए जिससे कि वो सर्वाइव कर सके जो पॉपुलेशन है वो। एज एन इकोनॉमी मूव्स अप द लैडर ऑफ डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ फुलफिलमेंट द नीड ऑफ पॉपुलेशन बिकम्स नेवर एंडिंग फिनोमिना। अब जैसे कि हमने जो एग्जांपल देखा था नीड और वांट में, जैसे इकोनॉमी जो है वो ऊपर जाती है, जैसे इकोनॉमी हायर जाती है,
तो जो नीड है ना वो वांट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। मतलब जो पहले पानी पिया करते थे वो पेट्रोल पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि इकोनॉमी हाई जा रही है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दिखाने के लिए कि बात देखो मैं पेट्रोल सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, मैं पेट्रोल सिर्फ गाड़ी में ही नहीं डालता हूँ, मैं तो खुद पीता भी हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, वो जो एक नीड होती है वो वांट में कन्वर्ट हो जाती है, और ये नेवर एंडिंग होती है, नेवर एंडिंग फिनोमेना होता है, ये कभी बंद नहीं हो सकता है। इसलिए जितनी इकोनॉमी हाई जाएगी, आप ये सोचिए कि जितनी इकोनॉमी हाई जाएगी इन्फ्लेशन उतना बढ़ेगा, और उसी के साथ साथ जो नीड है वो वांट में कन्वर्ट होती जाएगी, और ये नेवर एंडिंग फिनोमेना चलता रहेगा। अब ये जो चीज़ होती है, इकोनॉमी जो होती है, ये दो चीज़ों पर चलती है, एक होता है सप्लाई और एक होता है डिमांड। मतलब डिमांड जो है उसके हिसाब से सप्लाई पर फर्क पड़ता है, और जो सप्लाई होता है उसके हिसाब से डिमांड पर फर्क पड़ता है। अब सप्लाई डिमांड का किस तरीके से फर्क पड़ता है वो हम एग्जांपल के थ्रू आगे समझेंगे। यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल, यहाँ पर हम सब बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में सब बेसिक जान लेंगे हम, जिससे कि फिर मैं आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, अगर मैं गलती से मैं भी इंटरचेंज करता हूँ, जहाँ इकोनॉमी चाहिए वहाँ मैं इकोनॉमिक्स इस्तेमाल करता हूँ, जहाँ इकोनॉमिक्स चाहिए मैं इकोनॉमी इस्तेमाल करता हूँ, तो आपको ये पकड़ में आ जाने को होना कि मैंने गलत किया है। तो इस तरीके से हमारी इतनी पकड़ होनी चाहिए जो बेसिक्स है उस पर। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आता है स्टेट, दूसरा आता है मार्केट, और तीसरा आता है मिक्स। ये 3 नेटवर्क मॉडल्स यहाँ पर होते हैं, जिसे हम सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। तो वो भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो स्टेट मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो स्टेट है जैसे कि गवर्नमेंट है, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी लोगों को चाहिए है, जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी, जो हमने चैलेंजेस में देखा था कि उनकी जो नीड है वो पूरी तरीके से फुलफिल होना चाहिए, जो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज है उनके सर्वाइवल के लिए वो उन्हें मिलने चाहिए। तो यहाँ पर ये सारे मिलाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि मित्रों मैं दूंगा। तो उस तरीके से जो सरकार है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, जितनी भी पॉपुलेशन को नीड है उनकी, वो हम यहाँ पर फुलफिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ क्या आती है, विथ नो पेमेंट बीइंग डन बाय द कंज्यूमर। मतलब कोई भी पेमेंट आपको यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। ये सोवियत यूनियन ने जो है वो लिया था, कम्युनिस्ट चाइना ने भी यहाँ पर जो है वो अपनाया था पहले। लेकिन आज के तारीख में पूरी तरीके से जो हम सोशलिस्ट बोल सकते हैं, कम्युनिस्ट बोल सकते हैं, ऐसी कोई कंट्री नहीं है पूरी तरीके से हम बोला जाए तो। अब यहाँ पर मार्केट मतलब क्या होता है, मार्केट मतलब है जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो अवेलेबल कौन करेगा यहाँ पर, तो ऑब्वियसली जो मार्केट है वो करेगा। अब ये मार्केट किस तरीके से अवेलेबल करेगा, तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर करेगा। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा उसका सप्लाई बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एप्पल का आईफोन एक्स है, अगर उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा, तो उसकी डिमांड है वो इतनी ज़्यादा वो कम होने लगेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो आईफोन एक्स जो है वो आ जाएगा, उसकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी। अभी जो चीज़ है आपको इतनी इससे नहीं समझ में आ रही होगी, जब मैं आपको एग्जांपल थ्रू आगे जैसे वीडियो जाएगा आपको एग्जांपल थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और एग्जांपल थ्रू जब आपको समझेगा तब आपको पता चलेगा कि डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से काम करता है। उसी के बेसिस पर हमारी जो करेंसी है, हमारा जो भारत की करेंसी है रुपीज़, उसका भी डिवैल्यूएशन या फिर एप्रिसिएशन होता है। अब ये जो है डिटरमाइन करेगा ओपन मार्केट। अब ये जो है ओपन मार्केट मतलब क्या है, जो कैपिटलिस्ट है वो यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे कितना होना चाहिए, वो यहाँ पर अपने तरीके से बेचेंगे और ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पॉपुलेशन के पास। अब ये जो सबसे पहले है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यूरो अमेरिका जो है यहाँ पर सबसे पहले लाया गया था कि पूरी कैपिटलिज्म जो है यहाँ पर डेवलप की जाएगी, पूरी कैपिटलिज्म के जरिए यहाँ पर काम होगा। मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी नहीं देखेगा, जो भी देखेंगे कौन देखेंगे, तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो कैपिटलिस्ट है वो यहाँ पर देखेंगे। तीसरा आता है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में भारत सरकार जो है, मतलब सरकार, भारत सरकार ही नहीं, जो सरकार है वो भी यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज जो है, जो बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज है सब्सिडाइज रेट पर या किसी भी तरीके से फ्रीली यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करेगी पॉपुलेशन तक। और जो मार्केट है, मतलब जो कैपिटलिस्ट है वो भी यहाँ पर अपना सामान बेचेंगे। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से सरकार जो है वो यहाँ पर कब्जा नहीं रखेगी, पूरी तरीके से कैपिटलिज्म जो है कैप्चर नहीं रखेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों जो है दोनों राज करेंगे। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो फ्रीली या फिर सब्सिडाइज रेट पर जो सरकार है वो देगी। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे एलपीजी जो है वो सब्सिडाइज रेट पर दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से, और जो चीज़ें होती है जैसे पार्ले जी हो गया, बाकी जो बिस्किट्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हम खुद खरीदते हैं जो कैपिटलिस्ट के जरिए हमें यहाँ पर मिलती है। तो ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल है और स्टेट, मार्केट और मिक्स यहाँ पर आते हैं। अब स्टेट इकोनॉमी सबसे पहले हम यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं अच्छे से। अब ये जो स्टेट इकोनॉमी है, मतलब सोशलिज्म बोल दो या फिर ये कम्युनलिज्म बोल दो, तो ये जो स्टेट इकोनॉमी है ये सबसे पहले कार्ल मार्क्स जो है 1818 से लेकर 1883 इनकी थियरी थी है कि जो सोशलिज्म है ये रहना चाहिए। अब मोस्ट स्पेसिफिकली जो है ये यूएसएसआर, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, इसमें हमें देखने को मिलता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब ये जो चीज़ है ये
सोशलिस्ट और जो कम्युनिस्ट है, इसमें फ़र्क क्या होता है? जो सोशलिस्ट होता है इसका मतलब है कि ओनरशिप जो है वो सभी की है। मतलब आप बोलोगे कि ये चीज़ पर मुझे हक है, इस चीज़ पर भी मेरा हक है, उस चीज़ पर भी मेरा हक है। तो यहाँ पर सभी का सभी पर हक होता है, सभी का सभी चीज़ों पर हक होता है। और अगर आप कम्युनिस्ट देखोगे, इसका मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसी का सब पर हक है, बाकी आपका किसी पर हक नहीं है। अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ, अगर मैं आपको हाइपोथेटिकली समझाऊँ, तो इस तरीके की चीज़ होती है, इस तरीके की आपको याद रखना है। जो सोशलिज्म है वो मतलब क्या है? सभी का सब पर हक है, सभी चीज़ों पर हक है। लेकिन जो कम्युनिज्म होता है वो ये होता है कि सबका, सरकार जो है, सरकार का सब पर हक है, फिर सरकार अपने हिसाब से वो बांटेगी। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन थियरी दी थी 1776 में। उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट है उनका हैवी हैंड होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जो लेबर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनको अच्छे से अपना हक मिलता नहीं है, उनको जितना चाहिए उतना मिलता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो कैपिटलिज्म है ये यहाँ पर रहना चाहिए। कैपिटलिज्म जो है लीजे फेयर यहाँ पर रहना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पर जो चीज़ है उसमें बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं रहना चाहिए। एक इनविजिबल हैंड उन्होंने बोला था, ही प्रपोज्ड दैट द इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट फोर्सेस प्राइस मैकेनिज्म विल ब्रिंग स्टेट टू इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पर जो इनविजिबल हैंड है ये यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो बरकरार रख सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है उसे यहाँ पर बूस्टअप किया था, उसे यहाँ पर बढ़ावा दिया था। उसके बाद मिक्स इकोनॉमी आती है। मिक्स इकोनॉमी मतलब क्या है? जो ये चीज़ें हो रही थी यहाँ पर, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन हो जाता है। ग्रेट डिप्रेशन 1929 में ग्रेट डिप्रेशन यहाँ पर हो जाता है। अब ग्रेट डिप्रेशन में जो सब कुछ कार्ल मार्क्स बता रहे थे या फिर जो एडम स्मिथ बता रहे थे, ये सब कुछ जो है पूरी तरीके से, अगर एब्सोल्यूट तरीके से आप अगर देखोगे, तो एब्सोल्यूट तरीके से अगर आप कैपिटलिज्म की तरफ जाओगे या फिर कम्युनिज्म की तरफ जाओगे तो वो फेल होती नज़र आ रही थी। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि कुछ चीज़ें यहाँ पर सरकार जो है अपने काबू में रखे और कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर मार्केट के हाथ में छोड़ दे। तो इसलिए यहाँ पर एक जो इनविजिबल हैंड है यहाँ पर फेलियर नज़र आ रहा था। जो स्मिथ साहब ने दिए थे वो इनविजिबल हैंड, वो फेलियर यहाँ पर नज़र आ रहा था। He suggested that the prices and wages are not flexible enough to provide employment to all। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है अच्छे से नहीं मिल रही थी। अब ये किन ने कहा था? तो ये केन्स जो थे उन्होंने कहा था। तो इस तरीके से केन्स जो उन्होंने मिक्स इकोनॉमी जो है वो प्रपोज की थी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो है, इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये है कि आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि जो स्टेट है वो क्या होता है, कम्युनिज्म जो है वो क्या है, सोशलिज्म जो है वो क्या है, उसके बाद जो कैपिटलिज्म है वो क्या है, और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जिसमें कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों होता है वो क्या होता है। तो ये बेसिक आइडिया आपको होनी चाहिए, क्योंकि इस पर मेंस में कुछ आपको आने वाला नहीं है कि किसने क्या कहा था, किसने क्या कहा था। लेकिन तो भी आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता होना, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है ये सारी चीज़ें, ताकि कुछ भी ना छूटे। तो इस तरीके से मिक्स इकोनॉमी जो है उसे बढ़ावा देने की बात की जा रही थी। अब यहाँ पर डिप्रेशन जो आया था, द ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसे बाहर निकालने के लिए इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज करना चाहिए। किस तरीके से? फिजिकल डिफिसिट जो है, लोअर इंटरेस्ट रेट, चीप मनी पॉलिसी। अब ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ से हम बेसिक देख रहे हैं, तो आप इतना ध्यान में रखिए। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से अफेक्ट करती है वो भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। टू बूस्ट द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो यहाँ पर बूस्टअप हो जाएगी, लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आप देखिए, अगर लो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, अगर हाउसिंग लोन है वो अगर आपको 1% या 2% पर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली कि आप घर खरीदने लग जाओगे, बराबर है। इससे क्या होगा? इससे डिमांड जो है, घर खरीदने की डिमांड, वो बूस्टअप हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अफेक्ट करता है, जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, जो फिजिकल डिफिसिट होता है, चीप मनी पॉलिसी होता है, ये हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है इस तरीके से यहाँ पर अराइव होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि यहाँ पर सरकार जो है, कैपिटलिज्म जो है वो तो रहेगा ही, कैपिटलिज्म यहाँ पर रहेगा, वो अपने तरीके से गुड जो है यहाँ पर सप्लाई करेंगे, अपना जो बिजनेस है यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ जो सरकार है उसका भी हस्तक्षेप यहाँ पर रहेगा, वो भी यहाँ पर इंटरफेयर जो है वो कर सकता है, वो भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लगा सकता है, वो भी यहाँ पर सब्सिडाइज रेट पर जो अपने सामान है वो दे सकता है। तो यहाँ पर सरकार जो है वो यहाँ पर जो कैपिटलिज्म है उसे क्वेश्चन कर सकता है कि टेल मी अबाउट योर बिजनेस। और यहाँ पर जो कैपिटलिज्म है उनका जवाब इस तरीके से भी आ सकता है कि आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नॉट ऑफ योर बिजनेस। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होगा। जो मिक्स इकोनॉमी रहेगी उसमें कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, मतलब स्टेट और कैपिटलिस्ट दोनों यहाँ पर रहेंगे। तो हमारी जो इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पर रोल ऑफ द स्टेट्स इन एन इकोनॉमी। अब यह जो स्टेट है उनका रोल यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, क्या रोल रहना चाहिए और क्यों रोल रहना चाहिए। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारे किस तरीके से जा रही है तो उसे रेगुलेट कर सकते हैं जो स्टेट है, मतलब जो मोदी जी पकड़ लीजिए आप, यहाँ पर जो मोदी जी है वो रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर मित्रों 1500 बांध, तो यहाँ पर जो डिमोनेटाइजेशन है वो कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। जो भी इकोनॉमिक डिसीजन है वो ले सकते हैं, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज यहाँ पर लानी है वो यहाँ पर उसका डिसीजन यहाँ पर दे सकते हैं। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करना है।
जो भी चीज़ें हैं, पहल सिस्टम हो गई, जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट किस तरीके से करना है वो यहाँ पर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो स्टेट का इस तरीके से रोल होता है हमारी इकोनॉमी में, एक रेगुलेटर के तौर पर वो काम करते हैं। तो यहाँ भी आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं। यहाँ पर कीवर्ड क्या है? रेगुलेटर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो रेगुलेटर के तौर पर काम करती है, उसके बाद प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम करती है। एज अ प्रोड्यूसर वो सप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज भी, जिसमें कि हमें जो भी चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नीडी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट मैकेनिज्म जिस तरीके से रहेगा उस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मतलब एयर इंडिया जो है उसका एग्जांपल ले सकते हो। एयर इंडिया जो है वो भारत सरकार के इसमें है, तो वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। एक प्रोड्यूसर के तौर पर वो काम करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा नीडी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। यहाँ पर जो सरकार है वही है, द स्टेट अर्न्स प्रॉफिट एज अ प्राइवेट एंटरप्राइज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो प्रॉफिट अगर होता है एयर इंडिया को तो प्रॉफिट भी यहाँ पर लेंगे वो। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो भी ले सकते हैं। ये हो गई दूसरी चीज़, एज अ प्रोड्यूसर। और तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है, एज अ प्रोड्यूसर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लुक्स एसेंशियल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ आ रही है? पहला कौन सा था? रेगुलेटर। पूरा रेगुलेट करेंगे वो, पूरी इकोनॉमी को रेगुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है, सब कुछ करना है। दूसरा क्या था? एज अ प्रोड्यूसर। अब एज अ प्रोड्यूसर में भी वो प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते हैं। मतलब जो भी वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पर प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जो नीडी लोग हैं उनके लिए प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें प्रॉफिट भी मिल सकता है। एयर इंडिया ध्यान में रखिए। तीसरी चीज़ यहाँ पर आ रही है, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरे भी इसमें प्रोवाइड एज अ प्रोड्यूसर के तौर पर ही वो रोल आ रहा है उनका, लेकिन पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। अब पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो यहाँ पर देंगे, तो यहाँ पर सोशल वेलबींग के लिए देंगे, जो हमारी सोसाइटी वो आगे बढ़ना चाहिए उसके लिए देंगे, जैसे कि सैनिटेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें। जैसे एलपीजी हो गया, तो ये तीन चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो। पहला डिमोनेटाइजेशन, जिससे कि रेगुलेटर के तौर पर काम करेंगे। दूसरा आता है प्रोड्यूसर, जिसमें वो प्रॉफिट भी ले सकते हैं, मतलब प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, एयर इंडिया ध्यान में रख सकते हो। और तीसरा आता है पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब क्या है? एलपीजी कनेक्शन ध्यान रख सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर इकोनॉमी विच सिलेक्टेड बोथ द रूल्स, मतलब दूसरा और तीसरा जो है बोथ द रूल्स यहाँ पर जो इकोनॉमी ले लेती है फॉर द स्टेट अंडर द मोनोपोली, कॉल देम स्टेट इकोनॉमीज। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें जो दूसरे और तीसरे में आ रही है, मतलब एयर इंडिया समझ लीजिए, और एयर इंडिया आ गई, और ये जो सोशल गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर ये सारी चीज़ों में अगर मोनोपोली हो जाती है सरकार की, मतलब एयर इंडिया छोड़ के और कोई वहाँ पर एयरलाइन चलने ही नहीं वाली है, यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो हम ही जो प्रोवाइड करना है हम ही देंगे, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ये स्टेट इकोनॉमी है, बराबर है। यहाँ पर मतलब कैपिटलिज्म जो उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए यहाँ पर दो वेरिएंट निकल कर आते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी, एटलीस्ट द लेबर वाज नॉट ओन्ड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द स्टेट अनलाइक द अदर्स। द कम्युनिस्ट इकोनॉमी वेयर लेबर्स यूज्ड टू अंडर द कंप्लीट स्टेट कंट्रोल। मतलब जैसे वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट मैंने जो आपको बताया था, वही चीज़ आप ध्यान में रखिए। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है कि पूरा जो है सब कुछ सब पर सबका हक है, और कम्युनिस्ट मतलब क्या होता है कि सब पर सरकार का हक है। अब यहाँ पर दूसरी और चीज़ आती है, इफ़ यू एनालाइज द नीड ऑफ एन इकोनॉमी वी सी सब कंपलसरी रूल्स ऑफ द स्टेट इन इट। मतलब अगर हम अच्छे से देखें तो हमें पता चलता है कि जो सरकार है उसका कंपलसरी रोल है ही। मतलब यहाँ पर अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो हमें सरकार को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, हमें सरकार को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो। इफ द रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ऑफ एन इकोनॉमी इज लेफ्ट टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप, अब क्या होगा? अब देखिए, अगर जो भी चीज़ें हैं सब हम प्राइवेट इंडिविजुअल पर छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर हम अंबानी साहब के हाथ में छोड़ देते हैं कि जो ट्रेन है वो भी अंबानी साहब बनाएंगे, अगर हम जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी अंबानी साहब ही प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ अगर सरकार को देखेंगी ही नहीं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर उनके हित में जो चीज़ें जा रही है वो देखेंगे ना। अंबानी साहब ये देखेंगे मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, तो फिर वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर तो वो जो ट्रेन के रेट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दे सकते हैं। जैसे मेट्रो के रेट, मुंबई मेट्रो के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दे सकते हैं, बाकी जो ट्रेन के रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो आम जनता है उन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर सरकार रहेगी तो वो क्या करेगी? वो जनता के लिए काम करेगी। वो मतलब क्या करेगी? जो टिकट्स है उनके रेट्स यहाँ पर कम करेगी। तो इसलिए यहाँ पर सरकार जो है उनका यहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कंपलसरी रोल होते हैं कुछ स्टेट्स के। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्राइवेट गुड्स टू द पब्लिक गुड वेल हैंडल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एज दिस इज अ प्रॉफिट फीचिंग एरिया। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं अगर वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, कैपिटलिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड करेंगे। हम देखते हैं कि जो सरकारी जगह होती है, सरकारी हॉस्पिटल्स ले लो या सरकारी जगह जो भी होती है वो अच्छे से मेंटेन नहीं होती है, लेकिन जो प्राइवेट जगह होती है वो अच्छे से मेंटेन होती है। क्यों? क्योंकि सरकारी जगह होती है वहाँ पर उन्हें प्रॉफिट का कुछ लेना नहीं होता है, लेकिन जो प्राइवेट जगह होती है वहाँ पर उन्हें प्रॉफिट चाहिए होता है, इसलिए उन्हें मेंटेन रखना पड़ता है। तो ये जो अगर गुड्स एंड सर्विसेज हम प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में देते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें मेंटेन रहेगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। लेकिन
यहाँ पर जो लोग हैं उनका अच्छे से फ़ायदा होगा क्या? The state should not burden itself with the responsibilities as this could be well taken up by the private sector. But in the absence of proper presence of private sector in the economy, अगर यहाँ पर प्राइवेट जो सेक्टर है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से यहाँ पर स्टैब्लिश नहीं है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। अगर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे से तैनात है तो आप प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ज़रूर उनके हाथ में दीजिए ताकि वो अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचाए, अच्छी क्वालिटी। क्योंकि जब गवर्नमेंट की मोनोपोली रहेगी, जैसे ट्रेन्स हो गई, गवर्नमेंट की मोनोपोली है, किसी भी तरीके से ट्रेन चल रही है कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ पर अगर आप प्राइवेट लोगों को घुसाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन डेवलप होगी, कंपटीशन बिल्डअप होगी। कंपटीशन बिल्डअप होने के बाद क्या होगा कि कौन सी ट्रेन में कौन जाता है, इसलिए अच्छे से मेंटेन रखेंगे जो ट्रेन्स रहेगी वो, जिस तरीके से प्लेन्स का होता है, फ्लाइट्स का होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन अगर प्रॉपर प्रेजेंस है प्राइवेट सेक्टर का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं है तो गवर्नमेंट को अपने हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उसके बाद इफ़ वी एनालाइज द नीड ऑफ एन इकोनॉमी वी सी सम कंपोजिट रोल्स ऑफ द स्टेट। अब जो एक्चुअल में नीडी होते हैं उनके हाथ में तो हम सब कुछ नहीं दे सकते हैं ना, उनके हाथ में हम पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं थोप सकते हैं। क्योंकि जो नीडी होते हैं, जिनकी नीड है, वो यहाँ पर हो सकता है प्राइवेट सेक्टर उस पर ध्यान न दे, क्योंकि जो उनको प्रॉफिट लाकर देगा उस पर वो ज़्यादा ध्यान देंगे, वो क्यों सोशल चैरिटी यहाँ पर करेंगे। तो इसलिए हम पूरी तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर भी नहीं थोप सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल जो है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्त होता है। उसके बाद हम सेक्टर्स यहाँ पर देखते हैं इकोनॉमी के, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये बहुत आसान है, आपको पता भी होगा, लेकिन फिर हम देख लेते हैं प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या होता है कि जिसमें डायरेक्ट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होता है। मतलब कि जैसे आप फॉरेस्ट्री ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, फिशिंग ले लो, सीधा आप निकाल कर फिश जो है वो निकाल कर ले रहे हैं, मतलब डायरेक्ट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। मतलब वहाँ पर आपको कोई चेंज करने की, रिफाइन करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है, सीधा आप जैसा वैसा नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे हो और वो आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो हो गए प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेक्टर, जो है आता है मैन्युफैक्चरिंग। मतलब एक रॉ मटेरियल जाता है, मतलब जैसे कॉटन है, सादा कपास जा रहा है और उसके कपड़े बनकर आ रहे हैं, वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या है, सीधा आप निकाल कर ले रहे हो, मतलब सीधा आप आम जो है, आम झाड़ से तोड़ रहे हो और आप खा रहे हो। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर मतलब क्या हो गया, आम आप तोड़ रहे हो लेकिन उसे आप भेज रहे हो, उसका जूस मैन्युफैक्चर होकर आ रहा है अच्छे से कंटेनर में, और फिर वो आप कंटेनर खरीद ले रहे हो, वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर। जैसे ब्रेड, बिस्किट्स, केक्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल। फिर तीसरा आता है टर्शरी सेक्टर, ये हो गया सर्विस सेक्टर। मतलब आप फ़ोन करके बोल रहे हो, जैसा तीनों का आम की हिस्से हम लेने की कोशिश करते हैं। पहला है झाड़ से आपने आम तोड़ा और आपने आम खा लिया, वो हो गया प्राइमरी सेक्टर, डायरेक्ट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर, मतलब आम आपने तोड़ा लेकिन वो आप लेके गए फैक्ट्री में, वहाँ आपने उसका जूस बनाया और फिर जूस जो है वो आप सप्लाई कर रहे हो, ये हो गया सेकेंडरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर आता है कि जूस सप्लाई कर रहे हो, उसके लिए आपने सर्विसेज रखी है कि आप फ़ोन करेगा जो आपको, और फिर आप फ़ोन उठाओगे और आप ऑर्डर लोगे और आप वहाँ पर जो अपना जूस है वो सप्लाई करोगे, जो मैंगो शेक है वो सप्लाई करोगे। तो इस तरीके से हो गया सर्विस सेक्टर, मतलब टर्शरी सेक्टर, जहाँ पर एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस ये सब आता है टर्शरी सेक्टर में। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर हो गए, आम के इससे आप याद रख सकते हो। उसके टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ यहाँ पर देखते हैं हम। पहला आता है अग्रेरियन इकोनॉमी, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर 50% से ज़्यादा यहाँ पर टोटल आउटपुट जो होता है, द जीडीपी ऑफ इकोनॉमी, अगर वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहेगी तो वो हो गई एग्रेरियन इकोनॉमी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज सच इकोनॉमी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था, बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर से ही प्रोड्यूस आ रहा था, तो इसलिए हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी थी। लेकिन अब क्या है, अब भले ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर है, लेकिन जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन जो है बहुत कम होता है। जैसे पूरा अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 18% जो है टोटल प्रोड्यूस वो यहाँ पर आ रहा है, मतलब 50% से ज़्यादा चाहिए हमें, इसलिए हमारी एग्रीरियन इकोनॉमी जो है वो नहीं आती है। Thus, इन मॉनेटरी टर्म्स इंडिया इज़ नो मोर एग्रेरियन इकोनॉमी, क्योंकि 50% से ज़्यादा जीडीपी जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस सेक्टर में। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी मतलब क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर हमने देखा था, मतलब जहाँ पर हम जूस बना रहे थे आम का, तो वो जो है वो सेक्टर ने 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो वो हम कहलाएंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। लेकिन भारत में ये भी जो है ये भी काफ़ी कम है। अब जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा उतना ज़्यादा लेवल रहेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का। वेस्टर्न इकोनॉमीज़ जो है, जब वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो ये इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर रही थी। अब देखिए, जो भी कंट्रीज़ होती है वो डेवलपमेंट तक किस तरीके से पहुँचती है, डेवलप कंट्री तक किस तरीके से पहुँचती है, वो हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस इकोनॉमी जो है उन्होंने ये फेज जो है वो क्रॉस कर लिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सैचुरेट हो चुका है, अब वो पूरा सर्विस सेक्टर में आ रहा है, मतलब टर्शरी सेक्टर में आ रहा है। वो होता है सर्विस इकोनॉमी। सर्विस इकोनॉमी मतलब टर्शरी इकोनॉमी, जिसमें 50% से ज़्यादा टर्शरी सेक्टर जो है, मतलब सर्विस इकोनॉमी इन्वॉल्व हो, उसे हम कहेंगे सर्विस इकोनॉमी। मतलब टर्शरी सेक्टर इन्वॉल्व हो उसे हम सर्विस इकोनॉमी कहेंगे। जैसे भारत जो है ये सर्विस इकोनॉमी जो है वो कहला सकता है।
तो ये जो तीन चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जो भी कंट्रीज़ है वो डेवलप तक किस तरीके से पहुंची, तो पहले वो अग्रेरियन इकोनॉमी थी, मतलब प्राइमरी सेक्टर पे डेवलप थी। उसके बाद वो इंडस्ट्रियल इस पे आई, मतलब सेकेंडरी सेक्टर पर आई। उसके बाद वो सर्विस सेक्टर पर अभी आई है। जब ये तीनों चीज़ें सैचुरेट होती गई, जैसे अग्रेरियन इकोनॉमी पहले सैचुरेट होती गई, एग्रीकल्चर सैचुरेट होता गया, उसके बाद वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो वहाँ पर वो सैचुरेट हो गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन सैचुरेट हो गया, तो वो सर्विस सेक्टर पर पहुंची। लेकिन भारत अग्रेरियन इकोनॉमी थी, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन ले ही नहीं पाई और सीधी सर्विस सेक्टर पर पहुंच गई। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमें देखने को मिलता है, इकोनॉमिक सर्वे में भी देखने को मिलता है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे भी हम कवर करेंगे, तो उसमें भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके सर्विस सेक्टर जो है ये टर्शरी इकोनॉमी पर अगर डिपेंड होती है, 50% ज़्यादा लेता है, तो वो सर्विस सेक्टर कहलाता है, सर्विस इकोनॉमी कहलाता है।